Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss MCQ based questions for BSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। अभी हमने इसमें एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर को सॉल्व करवाया था लास्ट, जो वीडियोस हमने बनाई थी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो हमने उसमें इनऑर्गेनिक के सारे 50 MCQs क्वेश्चन जो लास्ट ईयर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर था उसके पूरे सॉल्यूशन और उसके एक्सप्लेनेशन दिए थे। अभी हमने यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा कि शायद आपको क्लियरली दिखाई ना दे रहे होंगे क्वेश्चंस, लेकिन जब मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं नीचे से डिफाइन करूँगा, इरेज करता चला जाऊँगा, स्पेस मिलता जाएगा, हम बाकियों का एक्सप्लेनेशन देते चले जाएंगे, तो क्लियरली आपको ये बात समझ में आएगी। आई प्रॉमिस यू, सारे क्वेश्चंस हम बहुत ईजिली सिंपल वे में समझ पाएंगे, बस साथ में बने रहें। तो आओ सीखें। तो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन गिव्स। जब आप वाटर की रिएक्शन इथाइन से कराते हैं तो सबसे पहले तो इथाइन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपने वाटर से रिएक्ट करवाया, तो वाटर को मैंने H2O कहते हैं, HOH से लिखा, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एडिशन रिएक्शंस होती है, H+ OH नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, यहाँ सेम है, कहीं पर भी एक जगह OH और एक जगह H। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा OH। अब यहाँ पर जो ये CH, इसको H मिला, इसको OH मिल गया, तो आपका ऐसा बन जाएगा, एडिशन हो गया। अब यहाँ पर एक होती है टॉटोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये इसको CH3 बना देगा, और ये जो CH है और इधर की तरफ डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O, या फिर आप इसे सिंपली CH3 CHO कह सकते हैं, जो कि आपका एथेनल या एसिटल्डिहाइड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, द करेक्ट आंसर इज एसिटल्डिहाइड। करेक्ट आंसर जो है वो आपका एसिटल्डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहे तो आप इसने बोला था इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो क्या मिलता है, आंसर इज एसिटल्डिहाइड। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इसके लिए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसे रब कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए बाकी को समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पास स्पेस हो जाए। आप ये मत सोचा करो कि MCQ क्वेश्चन तो आप कहीं से भी तैयार कर लोगे, आपको क्या ज़रूरत है इन सब की, या इन वीडियोस की भी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली आपसे वही क्वेश्चन लग पाएगा जो आपने पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट कैसे लगेंगे उसको समझाने के लिए ही, एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिलहाल होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन रिएक्शन भी मैंने दिखा दी, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे पीछे करके आप वीडियो को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड टू गिव एल्कीन, दिस मेथड को क्या कहते हैं। पहली बात तो ये क्या रहा है, पोटेशियम सॉल्ट कह रहा है सक्सेनिक एसिड का। तो सक्सेनिक एसिड आपका क्या होता है, CH2COOH CH2COOH, ये है आपका सक्सेनिक एसिड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो मेलेइक एसिड होता। इसने एसिड है, बेस से रिएक्ट करी होगी, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो HH निकल जाएंगे, आपका ये बन जाएगा। इसको कह रहे हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, मतलब एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। तो आपका फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये अपने आयन में टूटते हैं। रिएक्शन को हम बता नहीं रहे, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आता है तो मुझे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से आपका क्या क्या होता है कि एक्वस मीडियम में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपका ये एथीन मॉलिक्यूल बना के देता है। मैकेनिज्म से ही ये बात क्लियरली समझ पाओगे आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बाहर होता है, यहाँ से आपका CO2 बाहर चला जाता है। आपके पास यहाँ से जो ये है KOH अलग हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेट में बाहर निकल जाती है। अगर मैं बैलेंस करके दिखाऊँ इस रिएक्शन को तो आपके पास 2 CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ से KOH 2 KOH बाहर निकल जाएंगे, और एक हाइड्रोजन गैस। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एनोड पर CO2 गैस, एनोड पर एल्कीन बनती हैं और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन तभी समझ में आती है जब इसकी मैकेनिज्म हम करते। तो मैकेनिज्म का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट पास कराना, और इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देना को
इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसका लिसिस करा देना, आपका तोड़ देना, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन कहलाता है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो मैं स्पेस नहीं है तो मैं आपको ये K+ और ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पार्ट में टूटेगा। फिर एनोड पर, ये सिर्फ एनोड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, कैथोड पर क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। 2K+ अलग हो गया। एनोड पर, एनोड का काम होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। CH2COO फ्री रेडिकल, CH2COO फ्री रेडिकल। फिर यहाँ से ये होमोलिटिक फिजन होने के बाद ये फ्री रेडिकल टूटेंगे, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड की फॉर्मेट में, यहाँ से भी ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिल करके 2CO2 यहाँ से बाहर निकालते हैं। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, एक तो ये निकलता है CO2 गैस निकलती है और एनोड पर एल्कीन्स बनती हैं, एनोड पर बनती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन कहाँ बनती है, तो एनोड पर निकलती है। CO2 गैस कौन से पे निकलती है, एनोड पर निकलती है। 2K+ वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी थे, तो 2K+ 2OH नेगेटिव से जुड़ करके 2KOH अलग करेगा और H2 अलग बाहर हो जाता है। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पर ये और एनोड पर CO2 भी मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। फिलहाल ये रिएक्शन सिर्फ इतनी सी थी। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तीनों बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एल्केन भी, एल्कीन भी और एल्काइन भी। तो इसका नाम होता है कोलबेज मेथड, कोलबे मेथड। तो उसने बोला था कौन सा मेथड है ये, कोलबे, विटिंग, वुड्स या फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शन। तो इनमें आपके पास चारों में से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इस रिएक्शन को कहा जाता है। तो आपको होप ये समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको स्पेस भी बनाते हुए चल रहे हैं, इसलिए मैं इसे रब करता चला जा रहा हूँ और आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा भी नहीं दिख रहे होंगे अब क्वेश्चन, क्लियरली आपको अब समझ में आ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिवन टू प्योर एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, आपके पास कौन सी मेथड है जो एल्केन बनाती है। तो आपके पास यहाँ पर फ्रैंकलिन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, कोरेहाउस रिएक्शन है, या ऑल ऑफ दिस। वुड्स फ्रैंकलिन रिएक्शन में आपको बता दूं, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड है ये RX, इसकी रिएक्शन जिंक से कराई जाती है। तो जिंक 2 हेलोजन से मोहब्बत करता है और ZnH2 बाहर करता है और R सिंगल बॉन्ड R। अगर मैं R को, एल्काइल को CH3 ले लूँ तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ईथेन बन जाएगा। तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है, इससे भी एल्केन ही बनते हैं। CH3 लेता अगर मैं तो ये ईथेन ही बनता। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम के 2 एटम से कराई जाती है, NaX NaCl। अगर मैं Cl ले लूँ हेलोजन को तो 2 NaCl बाहर हो जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R, यही एल्केन बनता है। कोरेहाउस में भी जो मेटल यूज़ किया जाता है वो मेटल कॉपर लिया जाता है और इस रिएक्शन को कोरेहाउस कहते हैं। सभी रिएक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव वाज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा मेथड है जो एल्केन बनाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिएक्शंस की बारे में पता होगा तभी आप कर पाओगे। इसलिए नेम्ड रिएक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन आते तो आपको पता होना चाहिए था कि उस रिएक्शन में एल्केन्स बनती है या नहीं बनती है। फिलहाल वुड्स फ्रैंकलिन्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस, सभी में एल्केन्स बनते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले, ये आपका हेक्सेन हो गया। पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, CH3 CH2 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 CH3 डाई, और ब्यूटेन है, ब्यूटेन में और कम कार्बन हो गए, CH2 CH3। अब अगर हम इसकी बात करें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपका कुछ इस तरीके से होगा। 2 पे 3 पे मिथाइल है। अब देखो सबसे पहले इसमें तो इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, इसमें भी 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। जिसका जितना ज़्यादा मोलर मास होता है
उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है क्योंकि उसे बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो 6 कार्बन और 6 कार्बन वाले ही हैं, ये तो बच्चे हैं इसके सामने, तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, इनको गर्म करने में ज़्यादा वो लगेगा। लेकिन अब बात आती है हेक्सेन की और इसकी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की। तो क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग हो रही है। जितना ज़्यादा ब्रांच बनेगा तो देखो ये इतना एरिया कवर कर रहा है जबकि ये इतना सा ही एरिया कवर कर रहा है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर ये रीज़न में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना होता तो इसमें क्या होता, अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा आपका, तो सरफेस एरिया के कम हो जाने से भी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। तो इन सब में उसने बोला सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका हेक्सेन का होगा। द करेक्ट आंसर इज़ हेक्सेन। तो इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ हेक्सेन पेंटेन की जगह यही नहीं आकर के कुछ और भी दिया हो तो लॉजिक पे मैं ध्यान देने की बातें कर रहा हूँ। बाकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आता है, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला रीज़न ज़्यादा प्रेफरेबल या फैक्टरेबल होता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। फिलहाल तो आपके पास इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हेक्सेन इज़ द करेक्ट आंसर। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ये भी ऑक्सीडेशन करवाता है, ये भी ऑक्सीडेशन कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ये रिडक्शन कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको गिव द फॉर्मूला ऑफ, इसका फॉर्मूला बताना है। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें 11 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। गिव द फॉर्मूला ऑफ, इसका फॉर्मूला देना है। सबसे पहले ऐसे करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाने के लिए IUPAC नेम दिया है, और IUPAC नेम से आपको जब कभी भी कंपाउंड बनाने होते हैं तो कैसे बनाते हैं उसको मैं अभी बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मैंने IUPAC पे 3 वीडियोस बनाई हैं, उनको ज़रूर जाके देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए छोटे छोटे टर्म्स अगर सीखने हैं तो IUPAC एक बेसिक टॉपिक है। चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार को वो बड़ी प्रैक्टिस करवाता है शुरू में। बस वो अक्षय कुमार उससे कह रहा होता है कि मैं रोटियां ही बेलूँगा, मैं रोटियां ही बेलता चला जाऊँगा, इस तरीके का वो करता है। लेकिन जब वो उस प्रैक्टिस को करता है तो वो क्या सीखता है, वो टेबल फेंक के मारता है और अक्षय कुमार बस इतना करता है और टेबल टूट जाती है। तो IUPAC ऐसा ही काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस बात का ध्यान रखना। आप जितना ज़्यादा IUPAC में कमांड रखते हो तो आपको नॉलेज होता रहता है कंपाउंड को पहचानने का, और आप उससे रिलेटेड रिएक्शन और ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं। मैंने हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने से पहले या रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने IUPAC पे कमांड करने की बहुत कोशिश करी है और सबको सिखाने की भी कोशिश करी है। तो इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बहुत कोई भी IUPAC नेम दे सकता है, तो उसके लिए आपको इसका बेसिक जानना ज़रूरी है। तो जाकर के वीडियो देखें। आशीष चार्ल्स IUPAC नॉमेनक्लेचर डालोगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 4 पे ब्रोमो है, कहीं से भी काउंटिंग कर लो 1 2 3। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगाते, लेकिन यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स, बीच के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है। तो 1 2 3 1, मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 2 पे क्या है आपके पास, मिथाइल। अब देखो ब्रोमो और मिथाइल में ब्रोमो वाला बड़ा ग्रुप है तो पहले इसको सेट करेंगे। ऐसे काउंटिंग मत करना 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 1 वैलेंसी पूरी हो गई, बची 3, तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे। एक बची है, 1 H मिल जाएगा। इसको 2 की कमी है, 2 वैलेंसी पूरी हो रही थी, 2 हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ पर एक इसको H दे देंगे, इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे और इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे। तो ये जो बना है वो आपका 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका फॉर्मूला ऑप्शन दिए थे उसने, मैंने नहीं बनाए जानबूझ के, इतना तो हमें ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो हम वैसे ही सीख सकते हैं। इसका IUPAC नेम देना है, तो पहले इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। इस C से 2 Cl जुड़े हुए हैं, फिर CH जुड़ा है, और इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 दूसरा CH3। 1 2 2 पे मिथाइल ग्रुप है, लंबी चेन देखते हैं, और 1 2 2 पे मिथाइल है, 1 2 2 पे क्लोरो है। और क्लोरो ये प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं और याले सेकेंडरी, तो ये बड़े हैं, इनके रिस्पेक्ट में काउंटिंग कर लेंगे।
तो क्लोरो को सी कहते हैं, मिथाइल क्लोरो का सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इसका IUPAC नेम 2,2 डाई क्लोरो 3 मिथाइल और फिर वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ किया जाता है। तो आप इसका IUPAC नेम उसने पूछा था, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आओ सीखें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फॉर दिस, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। तो आपका ये एक्चुअली ऐसा है CHO CHOH 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 और फिर आपका कहीं CH2OH। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालने के लिए जब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी काटोगे 2 इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर CHO है और नीचे ये है। आपको ये बात शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पे एक पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पे ही वीडियो बनाई है, ट्रिक करके बताया है, बोला है कि कैसे निकाल दें। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक में डाल दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, नहीं तो यही क्वेश्चन लग पाएगा और नहीं लग पाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन CHOH, इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, अलग 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 वैलेंसी से पूरी हो रखा है। और ये ऐसे 4 कार्बन है, तो 4 एसिमेट्रिक सेंटर है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, 16 नंबर ऑफ आइसोमर। 16 वाला आंसर जो था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत गलत दिया है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन फॉलोइंग कंपाउंड, और फॉलोइंग कंपाउंड ही नहीं दे रखा था। तो ये पेपर में या तो मिसप्रिंटिंग हो रही थी, ये गलत क्वेश्चन था, उसको कंपाउंड बना के देना चाहिए था, तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इस पे ध्यान देना आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। तो मैं जो डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझना कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब जा कर के कोई सा भी मॉलिक्यूल आए आप उसे ईजिली कर पाओगे। हमेशा ये फॉर्मूला नहीं लगता, तो और भी बाकी 2 फॉर्मूले चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, जो 7th वाला क्वेश्चन गलत था, 8th वाले का मैंने आपको जवाब बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following behave as both as electrophile as well as nucleophile? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है? जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो एक्चुअली इनमें से अकॉर्डिंग टू मी और भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन हो सकता था वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता था। इसमें निगेटिव है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये वाला बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, तो इनके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो जिनके पास पाई स्टार होते हैं, तो MOT डायग्राम कहता है कि वो अपनी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाला भी कहलाता है। और बहुत सारी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर लेगा। और ये आपका उसने बोला था कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? एसीटोन, CH3CO CH3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड? इनमें से कौन सा इंक्लूजन कंपाउंड नहीं है? इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल है जो इंक्लूजन कंपाउंड नहीं कहलाता है? केज लाइक कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड ये होते हैं कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, होस्ट मॉलिक्यूल, तो आपके पास इससे कोई जुड़ने के लिए आएगा तो वही आएगा जिसका शेप इसके अकॉर्डिंग होगा, ताकि ये इसमें फिट हो सके। और फिट होकर के जो वो नया कंपाउंड बनाता है, इसे होस्ट गैस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, केज लाइक कंपाउंड भी कहते हैं, केज कैविटी कंपाउंड, कैविटीज़ वगैरह वाला कंपाउंड भी कहते हैं। तो केमिकल कंपाउंड तो ये होता ही है, केमिकल तो सारे ही कंपाउंड होते हैं, तो ये केमिकल कंपाउंड भी कहलाते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, फनल कंपाउंड अगर इनको बोला जाए तो इनको केज कंपाउंड, चैनल कंपाउंड, कैविटी कंपाउंड, क्लेथरेट्स सब कहते हैं, लेकिन केमिकल कंपाउंड भी ये है, केज कंपाउंड भी है, लेकिन फनल वाला कंपाउंड नहीं है। तो इनमें से बोला था कि कौन सा इंक्लूजन कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो फनल कंपाउंड विल बी द आंसर होना चाहिए इसका। बाकी एक बार इसको फिर से क्लियर देख लेना, वैसे फनल कंपाउंड नहीं होता,
केज लाइक कंपाउंड भी है, वो एक अपने आप में केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्ले थ्रेड, क्योंकि जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि इंक्लूजन कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड्स, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो ये केमिकल कंपाउंड भी होते हैं। फनल वाला ही आंसर नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर आंसर जो है फनल ही है, क्योंकि कौन सा नहीं है। तो ये सारे तो क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड है, फनल वाला कंपाउंड नहीं है। कैविटी या चैनल भी आता तो भी वो उसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इस पे निगेटिव चार्ज है, जिस पे भी निगेटिव होते हैं, या जिनके पास लोन पेयर होते हैं, या जिनके पास लोन पेयर होते हैं, हमें पता है इन पे दो दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास है, किसके पास निगेटिव है ही। तो ये तीनों के तीनों तो न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इसके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले। इस टॉपिक को भी मैंने अलग से पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब मोहब्बत होती है, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन से वो मोहब्बत करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Br पॉजिटिव विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट डू नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एक्चुअली ये होता है कि कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो जाए, चौथी वाले का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर पॉजिटिव आ जाता है, तो इस पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री होती है कार्बोकैटायन की। फ्री रेडिकल का भी कहानी सिंपली ऐसे ही है, इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कार्बन आयन की अगर हम बात करें तो जनरली कार्बन आयन ऐसा कुछ होता है, एक सिग्मा बॉन्ड भी काउंट होते हैं, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर भी काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जो कि प्लेनर नहीं होती, और प्लेनर नहीं होती तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मानी जाती है। और सिंगलेट कार्बिन भी आपका बेंड शेप्ड या आपका प्लेनर ज्योमेट्री भी रखता है, प्लेन पे ही रहता है, लीनियर ज्योमेट्री भी रखता है और बेंट भी रखता है, लेकिन प्लेन पे ही होता है सिंगलेट कार्बिन भी। इस कार्बिन पे तो मैंने अलग से ही एक वीडियो बनाई है, इसे मैंने इसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग करवाई है। फिलहाल आपके पास करेक्ट आंसर विल बी द एल्काइल कार्बन आयन। कार्बन आयन है, कार्बन आयन का स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है। विच स्पीसीज ऑल कार्बन इन सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इनमें से कौन सी स्पीसीज सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। या तो ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो रखा था, या फिर इसमें गलत ही छपा हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। पहले इसको कहते हैं एलिन्स या क्यूमुलेटिव एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूस चलते हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं। इस वाले की बात करें अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है। तीसरा नेक्स्ट CH3, और बुक के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास CH, और ये फिर से आपका CH3 है। नेक्स्ट आगे देखें तो ये आपका कुछ CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आओ सीखें। सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। 3 सिग्मा बॉन्ड है sp1 p2, तो सिंपली sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई हैं, sp2। इसकी बात करें 4 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बात करें 1 2, एक्चुअली यहाँ पर CH, तो ये एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी पूरी नहीं हो रही थी, इसमें भी वैलेंसी पूरी नहीं होती, इसलिए ये मिसप्रिंट था। यहाँ पर भी sp और sp, तो यहाँ पे sp3 sp sp आ गए, यहाँ sp2 यहाँ पे sp आ गया, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं चल रहा। फिलहाल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सीधे sp3 हो जाएगा। कार्बोकैटायन वाला 1 2 3 सिग्मा, सीधे सीधे sp2। इसकी बात करें sp3 sp2 सेम नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं। यही आंसर सही था और यही गलत दिया हुआ है। 1 2 3 sp2 हो जाता है इस हिसाब से, 1 2 3 sp2 हो जाता है इस हिसाब से, 1 2 3 sp2 हो जाता है इस हिसाब से। लेकिन गलती इसमें यह है कि यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 ही वैलेंसी है, इसकी भी 1 2 3 ही वैलेंसी है। एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा।
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ 3 सिग्मा है sp2, 1 2 3 सिग्मा है sp2 और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होना चाहिए था। द करेक्ट आंसर विल बी द डी आंसर होना चाहिए था और ये होगा आंसर, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड देना चाहिए था और ये वाला जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी अपने समझने के लिए। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए, सबसे सरल तरीका। टेक्निक बोलो, ट्रिक बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, सिस ब्यूट 1 ब्यूट 2 इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सिस ब्यूट है। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्रांस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन है 1 2 3 4 देख सकते हो आप, ब्यूट 2 इन और 2 3 पे डाइमिथाइल है, 2 पे CH3 है और 3 वाले पे क्या है आपका CH3 है और ये कुछ 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ये एक्चुअली ऐसे रहा होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। अब इसको हम किस आधार पर स्टेबल बताएं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये बड़े बड़े बल्कि ग्रुप दूर दूर हैं, तो इस हिसाब से ट्रांस वाला ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। अगर यहाँ पे देखें तो ये बल्कि ग्रुप 4 बल्कि ग्रुप है, तो इसे सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन करेक्ट आंसर यही है। इन सब के कंपैरिजन में वो है। रीज़न क्या है? डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है और इसके लिए भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 6 12 हो गई। अगर इसके हिसाब से देखूँ तो 12 अल्फा 6 हाइड्रोजन और 6 12 टोटल हो गई। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म जो बनती हैं वो बनती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 से। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 हैं, तो 7 ही बनाएगा। इसमें देखें तो इसमें भी 6 हैं, 7 बनाएगा। इसमें देखें तो इसके पड़ोस में 2 हैं, 2 + 1, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये 7 इसको देखें तो ये 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन है ये, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनाएगा उससे वो उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन रहा होगा। यहाँ पे हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस बताए हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना, इसमें कुछ गड़बड़ी यही हो सकती थी, कन्फ्यूज़न हो सकता था बल्कि ग्रुप सोच के, लेकिन यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी सबके साथ शेयर करें, अपना प्यार बरसाते रहें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हैव अ गुड डे।